हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर की सीरीज़ हमारी ऑलरेडी चल रही है। तो अभी तक कंस्ट्रक्टर में हम जो कवर कर चुके हैं, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था कंस्ट्रक्टर में जो हमने कवर किया था वो था हमारा कंस्ट्रक्टर वर्सेस इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, और टोटल अभी तक हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर 3 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें हमने पहले समझा था व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर एंड नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने इसी के ऊपर जो है सेकंड वीडियो एक और बनाई थी पार्ट 2, जिसमें हमने इसी चीज़ का प्रैक्टिकल देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, रूल्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर को लिखने के लिए, कंस्ट्रक्टर और मेथड में सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, डिससिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। और ये देखो, ये सारी चीज़ें हमने जो है थ्योरी में भी समझी थी ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ये हमारी जो थर्ड वीडियो है कंस्ट्रक्टर वर्सेस इंस्टेंस ब्लॉक, तो वो देखो ये हमने उसके बारे में समझा था कंस्ट्रक्टर वर्सेस इंस्टेंस ब्लॉक। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो हमारी होने वाली है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जानना और एक चीज़ ये जानना कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों को जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ ये जानना हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करता है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग अगर कुछ लोग जावा पहले से पढ़े हुए हैं या फिर कोई अगर कहीं और से भी जो है जावा रेफ़र करता है या फिर किसी ने बताया होगा, तो हम सब लोग क्या जानते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लोग क्या मानते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसको पहले देखते हैं कि लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या मानते हैं। ठीक है, तो एक लेट सपोज फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उससे समझेंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लोग क्या कहते हैं, मतलब किसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं लोग। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट नाम से क्लास है। ठीक है, ये स्टूडेंट नाम की क्लास है, तो लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये जो होता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है एक्चुअल में, हम वो इस वीडियो में देखेंगे और ये देखेंगे कि हु कॉल्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए, ये चीज़ पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात मन में रखनी ही नहीं चाहिए कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो कई लोग इसको मानते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, मतलब जीरो पैरामीटर आर्गुमेंट वाला, यहाँ पर क्या है, ज़ीरो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब लेट सपोज यहीं पर एक और हम जो है एक कोई और लेट सपोज हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर अगर बना देते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, आई एन टी ए नाम से, जिसके पास आई एन टी ए पैरामीटर है, तो इसको तो लोग बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्यों पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके पास ये हमारा कैसा कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के पास देखो ये पैरामीटर है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई हो। लेकिन जिस कंस्ट्रक्टर के पास पैरामीटर नहीं होता है, जैसे कि ये ऊपर हमारे पास कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है, इसको लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको लोग क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है, अब हमें वो समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, ये हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, अब देखो इसके पहले कुछ थ्योरी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले उसको समझ लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा कैसे पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम लोग थ्योरी के पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद उसी चीज़ को हम लोग कोड में प्रूफ करके देखते हैं। क्योंकि इस चैनल पे जो भी जावा पे बात होती है वो हम लोग ऐसे ही हवा में नहीं करते हैं, उसको हम लोग प्रूफ भी करके देखते हैं, ठीक है, कोड के थ्रू। तो अब देखो पहला लाइन क्या बोल रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, फॉर एवरी क्लास इन जावा इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है उसको देखेंगे आगे, इसको फिलहाल कल अभी भूल जाओ, ये समझ लो फॉर एवरी क्लास इन जावा even abstract class also contain constructor concept is applicable. If we are not writing at least one constructor then compiler will generate default constructor। ठीक है, अब समझ में आया, देखो सिंपल सी लाइन है, क्या बोल रहा है, इफ़ वी आर नॉट राइटिंग एनी कंस्ट्रक्टर, इस लाइन को ध्यान से देखना, इफ़ वी आर नॉट राइटिंग एनी कंस्ट्रक्टर देन कंपाइलर विल जनरेट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी क्या है, यहाँ पर देखो ये कंस्ट्रक्टर जो लिखा गया है, ये कंस्ट्रक्टर किसने लिखा है, ये है यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, लेकिन हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, इफ़ योर क्लास डजेंट कंटेन अ सिंगल कंस्ट्रक्टर ऑल्सो देन जेवीएम विल जनरेट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास फिर से एक स्टूडेंट क्लास है, उसने बोला अगर आपकी क्लास के पास एक भी क्या कहते हैं वो नहीं है कंस्ट्रक्टर। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्लास में इसके अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर है, हमारे पास एक भी कंस्ट्रक्टर इस क्लास के अंदर नहीं है, अगर हम चाहें तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, वो केस अलग हो गया। तो ये कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन अगर हमारी क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो जेवीएम बाय डिफ़ॉल्ट, जेवीएम बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड वन हिडन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला हमने, अगर कोई क्लास हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जैसे यहाँ पर बनी हुई है, अब इस क्लास के अंदर देखो कोई भी अभी कंस्ट्रक्टर हमने नहीं लिखा है। ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ये कहलाएगा यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये देखो ये हमने कंस्ट्रक्टर लिखा और उसके पास 0 पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, उसके पास पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है, और अगर वो कंस्ट्रक्टर हमने खुद से लिखा है तो वो कहलाएगा यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं और उस क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या होगा, जेवीएम जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है क्लास को। तो अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि वो कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड अगर कर देता है तो हमको वो दिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अगर लेट सपोज जेवीएम ने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया, लेट सपोज वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है, ठीक है, मतलब वो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन हम अपनी समझ के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज जेवीएम ने ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है प्रोवाइड कर दिया, ये क्या है, हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, मतलब हम अगर मतलब सिंपल सी बात है, लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर क्या कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं क्लास के अंदर तो जेवीएम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, लेकिन हम उसको पता कैसे लगाएं कि जेवीएम जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जेवीएम जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, ये चीज़ हम कैसे पता लगाएं। तो देखो इसी चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर कोड लिखेंगे। ठीक है, हम सीधा या तो कोड में चलते हैं, सीधा यहाँ पर कोड करके देखते हैं और हम सीधा कोड में समझेंगे उस चीज़ को कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं। लेट सपोज एक और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक और स्टूडेंट है। ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट के पास एक क्या है, स्टूडेंट आईडी है और एक स्टूडेंट नेम है। क्या है, स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम है। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज यहाँ पर स्टूडेंट के पास एक कंस्ट्रक्टर है, क्या है, INT स्टूडेंट आईडी और स्ट्रिंग
स्टूडेंट नेम। अब देखो एक कोड हम ऐसा समझने वाले हैं, उससे हमारे आज के दोनों टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे। वो दोनों टॉपिक हमारे क्या हैं, एक हमारा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको समझने वाला, उसको हमको समझना है। और एक चीज़ हमें ये समझनी है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करता है। ठीक है। अब देखो हम लोग जब ऊपर ये इंस्टेंस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ रहे थे, तो इसमें हम लोग ने क्या समझा था, इसमें हम लोग ने क्या समझा था कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। देखो ये समझा था, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट सेकंड आफ्टर इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, ये तो चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ये समझा था, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, और हमने ये देखा था एनोनिमस ब्लॉक भी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कॉल होता है। तो अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो जाता है। ठीक है, सवाल यही है। हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, हमने ये समझा कंस्ट्रक्टर कॉल तब होता है जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो लेट सपोज हमारे पास ये एक क्लास है, उसके अंदर ये दो हमारे जो है इंस्टेंस वेरिएबल हैं, ये दो हमारे क्या हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हैं। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। अब लेट सपोज हम जो है क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हमने क्या ऑब्जेक्ट बनाया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया और हमको देखो हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है। ये देखो कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटराइज्ड है, वो क्या, एक वो उसके पास एक चीज़ क्या है, स्टूडेंट आईडी, और एक उसके पास चीज़ है स्टूडेंट नेम। तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक स्टूडेंट आईडी और एक मिलेगा स्टूडेंट नेम। ठीक है, एक स्टूडेंट आईडी और एक स्टूडेंट नेम मिलेगा। तो अब एक चीज़ तुम लोग ध्यान से देखो, हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हमने ये पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर हम लोग ने क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर कॉल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये हम लोग ने पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर हमने ही जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ याद करो, जब हम लोग कोई भी फंक्शन लिखते थे, जैसे मान लो यहाँ पर हमारी क्लास के अंदर एक m1 नाम का फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो उस m1 नाम के फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, हम करेंगे ऑब्जेक्ट नेम डॉट m1, इस तरीके से कॉल करते हैं। तो अगर तुम लोग ध्यान से एक चीज़ समझो, देखो ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको उसको हम ये कॉल ही तो कर रहे हैं। अगर इतना हिस्सा खाली समझो तुम लोग, अगर इतना एरिया खाली समझो ध्यान से, ठीक है, तो ये देखो हम एक इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये एरिया अभी मत समझो। ठीक है, ये जो स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू लिखा है इसको मत समझो। और उससे भी पहले एक चीज़ ये समझो कि लेट सपोज अगर हमारे पास स्टूडेंट क्लास में यहाँ पर इस तरीके से एक मेथड होता, कैसा, पब्लिक वॉइड m1। लेट सपोज हमारे पास ये एक मेथड होता पब्लिक वॉइड m1। तो हम इस m1 मेथड को कैसे कॉल करते, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते और कॉल करते s.m1। ठीक है, तो ये m1 हमारा जो है कॉल हो जाता। इसी तरीके से अब तुम लोग इस कहानी को ऐसे मैप करो, कैसे, देखो अब हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर दो आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ सही बात है। और कंस्ट्रक्टर को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये देखो हम कॉल ही तो कर रहे हैं एक तरीके से। हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, अगर लेट सपोज हमारे पास स्टैटिक फंक्शन होता तो स्टैटिक फंक्शन को, जैसे हमारे पास स्टैटिक फंक्शन होता लाइक दिस स्टैटिक m1, इस तरीके से इस क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन बना होता तो हमें ये ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, हम सीधा m1 ऐसे कॉल कर लेते। ठीक है, हम सीधा m1 ऐसे कॉल कर लेते। और हम चाहें तो अगर हमारे पास यहाँ पर पैरामीटराइज्ड अगर फंक्शन है ये, ठीक है, कैसा फंक्शन है, अगर हमारे पास ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, लेट सपोज हमने ये फंक्शन बनाया int a, ठीक है, और हमने यहाँ लिख दिया स्टैटिक m1, तो हम यहाँ पर लेट सपोज जैसे ये है तो हम यहाँ पर ऐसे 10 भी पास कर सकते हैं,
है ना, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज हमारे पास ये स्टैटिक फंक्शन बना हुआ है क्लास के अंदर, स्टैटिक m1 int a इसका पैरामीटर है। अब स्टैटिक फंक्शन को हमें पता है कि हम बिना ऑब्जेक्ट के ऐसे कॉल कर सकते हैं, और लेट सपोज हमने 10 पास कर दिया। तो अब तुम लोग इस चीज़ को इससे मैप करने की कोशिश करो। हम लोग ने फंक्शन के नाम को डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट फंक्शन के नाम को लिखा, उसी तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर के नाम को देखो डायरेक्ट लिख रखा है। हमने क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर और मेथड एक जैसे होते हैं, जिस तरीके से हम मेथड को कॉल करते हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम देखो लिख रखा है डायरेक्ट, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख रखा है, और हमने जैसे यहाँ फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं उसी तरीके से देखो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर रखे हैं। तो ये एक तरीके से तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि देखो हम लोग ने इन स्टूडेंट को ये कॉल किया है, स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ये चीज़ देखो मैप कर रही है इससे। ठीक है, इतना एरिया देखो मैच कर रहा है। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पर स्टूडेंट को कॉल किया और पैरामीटर में भेज दिया एक आईडी और एक नेम। तो देखो वो ये कॉल यहाँ पर इससे मैप हो गई स्टूडेंट से, उसने एक आईडी, उसने देखो ये आईडी और ये तुम्हारा नेम को यहाँ पर कैच कर लिया। ठीक है, तो यही तुम्हारा था कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करता है। तो अगर कोई भी आगे ये चीज़ पूछे कि हु कॉल्स कंस्ट्रक्टर, या फिर हाउ कंस्ट्रक्टर कॉल्स, हाउ कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्स, ठीक है, इसका आंसर क्या है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, और लोग एक चीज़ ये भी बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है। यहाँ पर तुमने जब ये पर्टिकुलर लाइन लिखी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तभी तो ये कॉल हुआ ना कंस्ट्रक्टर। ऐसा तो है नहीं कि तुमने ये लाइन जो है यहाँ पर लिखी ही नहीं है और ये कॉल हो गया अपने आप कंस्ट्रक्टर, ऐसा नहीं होता है। तुमने जब स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ये लिखा और यहाँ पर वैल्यू पास करी, तभी तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना। तो कैसे कह सकते हो ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, उनसे कहना कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है, हमें कॉल करना पड़ता है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं एक तरीके से। तो अगर कोई पूछे हाउ कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्स, तो हम लोगों को बोलना है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वी कॉल कंस्ट्रक्टर, वी कॉल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखो ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, लेकिन ठीक है हम लोग कोड वाला जो पार्ट है वो समझ लेते हैं। देखो हमने क्या समझा था कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, हमने देखो कंस्ट्रक्टर में क्या समझा था, हमारे पास यहाँ पर क्लास है, लेट सपोज, ठीक है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास है। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हमने मेन नाम का अपना ऑब्जेक्ट वो मेथड बना रखा है, और यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की क्लास है। तो हमने ये पढ़ा था, स्टूडेंट नाम की हमारे पास ऑलरेडी है, अच्छा चलो ठीक है, तो हम ले लेंगे एम्प्लॉय नाम से क्लास। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ा था, अगर हमारे पास ये कोई एक क्लास है एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम एक अगर 0 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है, तो क्या ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा? दिस इज़ नॉट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऐसे समझो, अभी क्या है, ये क्लास अमीर है। कैसे अमीर है, देखो अभी ये क्लास कैसे अमीर है, ये क्लास रिच है। रिच कैसे, क्योंकि इस क्लास ने अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद का लिख रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो ये क्लास अमीर हो गई। लेकिन लेट सपोज इस क्लास ने अपना खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रखा है ये। ठीक है, तो जेवीएम क्या सोचेगा, यार ये एम्प्लॉय क्लास जो है ये बहुत गरीब है, इसको क्यों ना एक हम अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देते हैं। तो लेट सपोज जेवीएम ने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया है जो कि इंटरनली है, हम लोगों को दिख नहीं रहा है। तो वो कैसा दिखता होगा, जो जेवीएम ने कंस्ट्रक्टर दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दिखता होगा। ठीक है, दिखता होगा क्या, इसी तरीके से वो होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पर लिख देने से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाता है, नहीं। ये अगर तुमने देखो सिंपल सी बात है, अगर इस तुमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख दिया तो जेवीएम अपना दिया हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देगा।
ठीक है। लेकिन अगर तुमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दे रखा है तो जेवीएम यहाँ पर क्या करेगा, अपने आप से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तुमको दे देगा। और वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखता कैसा होगा, बिल्कुल इसी तरह से दिखता होगा। ठीक है। तो इसको इसी तरीके से इसको सिंपल एग्जांपल है समझो। लेट सपोज ये यहाँ पर लेट सपोज अम्बानी ले लो। ठीक, ये छोड़ो हटाओ। यहाँ पर क्या करो, एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे पास एम्प्लॉय नाम की क्लास है। ये जो क्लास है बहुत अपने आप में अमीर है, रिच है। तो इसने क्या कर रखा है, अपना एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। तो जेवीएम देखेगा यार ये एम्प्लॉय क्लास तो बहुत जो है रिच है, इसको हम क्या कहते हैं, अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देंगे। ठीक है। तो ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ, ये तुम्हारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, ज़ीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया, ज़ीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन अब अगर मान लो तुम्हें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब मिलेगा, जब वो देखेगा जेवीएम कि यार एम्प्लॉय क्लास के पास तो एक भी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है। तो इसको क्यों ना एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देते हैं। तो जेवीएम ने इस समय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे रखा है, हम लोगों को दिख नहीं रहा है। अगर हमें उसको प्रूफ करके देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, देखो ऐसे देख सकते हैं। जैसे हमने एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाया ये इस तरीके से, तो देखो हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोगों को इस और सिंपल समझ में आएगा। हमने जैसे बना लिया स्टूडेंट, या हमने बना लिया टीचर नाम से क्लास बना लिया। ठीक है। और हमने टीचर का यहाँ पर क्या दे रखा है, एक दे रखा है टीचर आईडी और एक हमने दे रखा है टीचर नेम। ठीक है। हमने यहाँ पर टीचर का एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसमें हमने टीचर आईडी ले रखा है और टीचर नेम ले रखा है। ठीक है। हमने ये ले रखा है। ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब देखो बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग समझने वाले हैं, देखना। देखो अभी देखना, हमने क्या समझा था कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करता है। हमने बोला था कंस्ट्रक्टर को कॉल कोई नहीं करता है, हम ही लोग करते हैं। यूज़र ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। कैसे, देखो तुमने ये कंस्ट्रक्टर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। तुमने ये कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया और तुम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। ठीक है। तुम जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, तो उसी समय तुम्हारा ये जो है ऑब्जेक्ट, तुम्हारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ तुम लोग और दिखाते हैं, एक सेकंड। देखो अब इस समय क्या होगा, इस समय क्या लिख कर आएगा, डबल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है। क्यों कॉल हो गया, देखना समझना। हम जो अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, हमने क्या पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल करते हैं। वो देखो यहाँ पर, यहाँ से प्रूफ होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा टीचर, देखो इस चीज़ को समझो, इस केवल इतना एरिया को समझो जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ऐसे करते हैं कॉल। जैसे ये हमारे पास स्टैटिक फंक्शन, हम इसको कैसे कॉल करेंगे, हम ऐसे कॉल करेंगे। हम यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखेंगे और ऐसे कॉल कर देंगे। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और ऐसे कॉल कर देंगे। ठीक है। हाँ एक सेकेंड, हम टीचर का, इस टीचर का जो है ये teacher.m1 इस तरीके से कॉल करते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से तुम लोग अगर देखो, हम कंस्ट्रक्टर को यहाँ कॉल कर रहे हैं। इस लाइन से जितना एरिया हमने अभी सेलेक्ट कर रखा है, इतना लिखने से, खाली इतना लिखने से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है। जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, लेट सपोज हमारे पास ये जो है m1 फंक्शन बना हुआ है, ये देखो इस क्लास के अंदर। ठीक है। और हम m1 फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और ऐसे कॉल कर लेंगे। ठीक है। तो देखो m1 फंक्शन कॉल हो गया। उसी तरीके से तुम लोग इस कंस्ट्रक्टर को समझो। देखो हमने कंस्ट्रक्टर को का नाम लिखा और उसको हम देखो कॉल कर रहे हैं। बस यहाँ पर इस फंक्शन में और कंस्ट्रक्टर में फ़र्क क्या है, हमने यहाँ पर टीचर जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो यहाँ पर पैरामीटर्स भी पास कर रखा है। क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को मांगता है। ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर हमें पैरामीटर मिलेगा, तो हम लोग इसलिए पैरामीटर भेज रहे हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल हम लोग करते हैं, अपने आप से वो कॉल नहीं होता है। अगर जो लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, तो ये लाइन हटा दो, उनसे कहो कि अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके दिखाओ
कि वो कंस्ट्रक्टर अपने आप से कैसे कॉल हुआ। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर अपने आप से कॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा कंस्ट्रक्टर तब तक कॉल नहीं होगा। अगर हम इस समय कोड रन करें तो देखो M1 कॉल खाली लिख कर आ रहा है, वो इस लाइन की वजह से आ रहा है, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है कुछ भी लिख कर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा ही हम देखो, जैसा ही हमने ये लाइन को अनकमेंट किया, इसका मतलब ये लाइन किसकी वजह से आई है, यूज़र की वजह से आई है, हम लोगों की वजह से आई है, मतलब ये लाइन को हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ये कॉल हुआ तो किसकी वजह से कॉल हुआ, हमारी वजह से कॉल हुआ। अगर ये ऑटोमेटिक कॉल होना होता तो ये लाइन अगर हम कमेंट कर देते हैं तो इस समय ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर इस समय कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करता है, यूज़र करता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखो लिख दिए हैं यहाँ पर, हाउ कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्स एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वी कॉल द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वी कॉल द कंस्ट्रक्टर, ये देखो। ठीक है, अब बात रहा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए। हमने बोला था कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हर क्लास के पास एक ना एक कंस्ट्रक्टर होता है। देखो, इस टीचर क्लास के पास हमने एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि टीचर क्लास जो है वो बहुत अमीर है, उसने अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बना रखा है। ऐसे समझो, जैसे क्या कहते हैं, मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, वो बहुत अमीर है, उसने अपना जो है खुद का घर बना रखा है। ठीक है, तो उसका खुद का घर यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, वो एम्प्लॉय क्लास बहुत गरीब है, इसके पास जो है इसका खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, इसके पास जो है उसका खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो जेवीएम क्या बोलेगा यहाँ पर, जेवीएम ने बोला कि जेवीएम कहता है कि एम्प्लॉय हम तुम्हें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देते हैं। तो क्या होगा, जेवीएम गेव डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जेवीएम गेव डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जेवीएम ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे दिया। अब अगर कोई बोले कि प्रूफ करके दिखाओ कि इस क्लास के पास भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो वो कैसे प्रूफ करोगे। हमने बोला एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ ये। ठीक है, तो अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर हम टीचर के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे पैरामीटर्स भेज के, वैसा ही हम यहाँ पर एम्प्लॉय को भी कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और देखो, अगर अगर क्या कहते, यहाँ पर हम एम्प्लॉय को कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय होगा, तभी तो हम कॉल कर रहे हैं। अब लेट सपोज एग्जांपल लो कि जैसे यहाँ पर हम टीचर को ये कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये टीचर को कॉल किया, चलो यहाँ पर ये पैरामीटर्स हटा दो। ठीक है, या चलो पैरामीटर्स लगे रहने देते हैं। हमने यहाँ पर टीचर को कॉल किया, अब टीचर नाम का ये कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स वो यहाँ पर टीचर क्लास के अंदर है, इसीलिए तो हम कॉल कर पा रहे हैं। अगर वो इस क्लास के अंदर ना होता तो देखो हम कॉल कर पाते, तुरंत एरर आ जाती ना। वो क्या बोलता कि टीचर क्लास के अंदर डबल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो उसी तरह से तुम लोग ये चीज़ को समझो कि ये जो एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं, अगर यहाँ पर एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब कि एम्प्लॉय क्लास के पास एक कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर है जो कि हिडन कंस्ट्रक्टर है। जो कि कैसा कंस्ट्रक्टर है, जो कि हिडन कंस्ट्रक्टर है। वो कंस्ट्रक्टर दिखता कैसा होगा, वो कंस्ट्रक्टर ऐसा दिखता होगा। जो हिडन कंस्ट्रक्टर है वो कैसा दिखता होगा, वो इस तरह से दिखता होगा। देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, एम्प्लॉय को हम जो है कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, हम एम्प्लॉय को हमने ये कॉल किया, तो ये जो एक्चुअल में कॉल हुआ है वो तुम्हारा हिडन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अभी हमने इसको यहाँ पर लिख रखा है अपनी समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये हमें दिखेगा नहीं। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी जेवीएम का जो दिया हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसीलिए हम उसको कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो कि मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ये नहीं होता है। अगर हम अपने आप से आकर के कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं यहाँ पर, ये देखो, अगर हम आते हैं और अपने आप से ये हमने कंस्ट्रक्टर लिख दिया, तो भाई लोग इसको समझो कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वही होता है जो जेवीएम देता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हमारे नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, if we are writing at least one constructor then compiler won't generate any default constructor, hence
एवरी क्लास कंटेन्स आइदर कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर और प्रोग्रामर रिटन कंस्ट्रक्टर बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब अगर प्रोग्रामर ने ये कंस्ट्रक्टर अपनी तरफ से लिख रखा है तो जेवीएम अपना जो दिया हुआ उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो उसको नहीं देगा क्लास को, एम्प्लॉय क्लास को, तब वो उसको प्रोवाइड नहीं करेगा जेवीएम। लेकिन अगर मान लो प्रोग्रामर ने यहाँ पर, कोडर ने यहाँ पर जो कोड कर रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को हटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जेवीएम चेक करेगा कि भाई एम्प्लॉय क्लास के पास तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, इफ़ वी आर राइटिंग एटलीस्ट, यहाँ पर देखो रूल क्या कहता है, इफ़ वी आर नॉट राइटिंग एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर देन कंपाइलर विल जनरेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कंपाइलर ने यहाँ पर जेवीएम गेव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जेवीएम ने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया। अब लोग कहेंगे कि उसको क्या कहते हैं कॉल करके दिखाओ, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो भाई वो कॉल हो रहा है एक्चुअल में, ये देखो समझ में आया, ये कॉल हो रहा है एक्चुअल में। जैसे देखो हमारा यहाँ पर ये टीचर नाम का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये हम देखो बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि तुम लोग को चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, टीचर नाम का ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है, देखो ये हम इसको कॉल ही तो कर रहे हैं। जैसे ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए, ठीक है, हमने दो पैरामीटर्स पास किए, एक तुम्हारा आईडी और एक नेम। तो देखो हमने ये कॉल किया है कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। याद रखना कंस्ट्रक्टर कभी भी अपने आप कॉल नहीं होता है, हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तभी कंस्ट्रक्टर जाके कॉल होगा। ठीक है, अब देखो एम्प्लॉय के पास भी एक हिडन कंस्ट्रक्टर है जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि हर क्लास के पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो, अगर हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेवीएम ले गया, जेवीएम बोलेगा भाई अब तुमको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देंगे क्योंकि तुमने अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बना रखा है यहाँ पर। लेकिन इसको अगर हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पर जेवीएम ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे रखा है जो कि हिडन है। अब देखो तुम लोग एक चीज़ समझो, जैसे देखो हमारे पास ही m1 नाम का फंक्शन है, ठीक है, हम इसको कॉल कर रहे हैं m1 नाम के फंक्शन को, तो क्या ये कुछ प्रिंट करेगा, नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि m1 नाम का फंक्शन अवेलेबल नहीं है, m1 नाम का फंक्शन अवेलेबल है लेकिन हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से ये जो हमारा एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं, ये जो हमारा एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। अब एक चीज़ और समझो, अगर हम ये एम्प्लॉय नाम के कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से लिख देते हैं ना, इंट ए, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, ये देखो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या वो बोलेगा कि भाई हमें पैरामीटर दो तभी हम कॉल करेंगे। तो इसका मतलब जब हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था देखो तब एरर नहीं आ रही थी, इसका मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय के पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसीलिए एरर नहीं आ रही है। देखो इसको ये कॉल भी कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम जो है पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो जो जेवीएम होगा वो अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले जाएगा। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखता कैसा है, वो इस तरीके से दिखता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इस तरीके से दिखता है, जेवीएम इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ले जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी तभी जो है इस फंक्शन को हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पाएंगे, सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो। तो इससे हमारे सामने जो दो कंक्लूजन निकल के आते हैं वो निकल के क्या आते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर को जो कॉल करता है वो कॉल कौन करता है, यूज़र कॉल करता है। और वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता कब है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब वो बंदा कोई ये पूछ सकता है कि हमको दिखाओ यहाँ पर इस लाइन में कहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो तुम लोगों को बताना ये न्यू के बाद ये जो लाइन हमने लिख रखी है ना ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही है। कैसे, जैसे फंक्शन हम कॉल करते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, वैसे ही देखो हमने टीचर नेम लिख रखा है, उसके बाद हम फंक्शन के पैरामीटर पास करते हैं, वैसे ही हमने देखो यहाँ पर
टीचर कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर पास कर रखे हैं, तो इसी तरीके से हम ये जो टीचर कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल कर रहे हैं। वैसे ही देखो हमारे पास एम्प्लॉय नाम का एक कंस्ट्रक्टर है जिसके पास एक सिंगल पैरामीटर है और उसको हम देखो यहाँ पर ये कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हर क्लास के पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है कि नहीं होता है। देखो जावा में हर क्लास के पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अगर मान लो तुमने कोई क्लास बनाई है और उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है, जैसे ये क्लास है, तो जेवीएम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है। अब देखो अगर यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टर जो है हम उसको कॉल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टर है, वो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, तभी हम उसको कॉल कर पा रहे हैं। और अगर देखो मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर होता INT नाम से, ठीक है, तो देखो हम तब नहीं कॉल कर पा रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपना खुद का कंस्ट्रक्टर लिख दिया तो जेवीएम बोलेगा कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब ले जाएंगे, अब हम उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं देंगे क्योंकि तुमने यहाँ पर अपना खुद का कंस्ट्रक्टर लिख रखा है। तो इससे ये चीज़ भी क्लियर होती है कि अगर यहाँ पर इस समय देखो एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको हम यहाँ से कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस मेथड, जस्ट लाइक दिस M1 मेथड। बस क्या फ़र्क है, हम इस एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तो वो जो यहाँ पर हिडन कंस्ट्रक्टर है वो कुछ हमें प्रिंट करके नहीं दे रहा है। ठीक है, वैसा ही देखो हमारे पास ये M1 मेथड जो है, इस M1 मेथड को हम कॉल कर रहे हैं तो देखो हमें प्रिंट करके कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि हम कुछ प्रिंट कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।